हेलो एवरीवन, आज 30 जुलाई 2025 है और आज के करंट अफेयर्स में कौन से एमसीक्यूज बन रहे हैं जो यूपीएससी व अदर जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट, उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो एमसीक्यूज में 3 या 4 स्टेटमेंट में एमसीक्यू ज़्यादातर रहते हैं, जिसका पर्पज़ ये होता है कि अगर 3-4 स्टेटमेंट आपको मिलते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको वो याद हो गए। इसके अलावा जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो भी आपको याद हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो 10 से 12 फैक्ट एक करंट अफेयर्स के जब आपको आपसे बनने लगते हैं तो आप किसी भी आंसर को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिलती है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अगर आप देखें तो प्रिपेयर होता है करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, रखने को मैं छोटे एमसीक्यू रख सकता हूँ लेकिन उसका उतना बेनिफिट नहीं है जितना कि ऐसे बड़े एमसीक्यूज़ का है। तो आइए बात करते हैं। पहला एमसीक्यू आज किस बारे में है। पहला एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहा है सेतुबंध स्कॉलर स्कीम के बारे में। सेतुबंध स्कॉलर स्कीम जो अभी शुरू की गई उसके संबंध में आपको बताना है। The scheme allows students from recognized Gurukul to pursue research at premium IITs without convention degree। तो अगर हम बात करें तो गुरुकुल से आए जो छात्र हैं उनकी पारंपरिक डिग्री के बिना आईआईटी में शोध करने की अनुमति देता है, यहाँ पर रिसर्च करने की अनुमति देता है सेतुबंध स्कॉलर स्कीम। तो यहाँ पर बताना है आपको सही है गलत है, ठीक है। दूसरा, ओनली दोज बिलोज एज ऑफ 32 ईयर आर एलिजिबल फॉर अप्लाई। तो 32 साल से कम वाले ही एलिजिबल हैं इसमें। तीसरा, कैटेगरी 2 स्कॉलर्स रिसीव फेलोशिप। तो श्रेणी 2 की जो फेलोशिप मिलेगी उनको 65,000 रुपये पर मंथ। एंड एनुअल रिसर्च ग्रांट मिलेगी उनको 2 लाख रुपये। तीसरा स्टेटमेंट आपको बताना है। चौथा, दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजीसी एंड नीति आयोग। तो देखिए चारों स्टेटमेंट फैक्चुअल बेस है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इनकरेक्ट है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आप अपना आंसर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका C 1, 2 एंड 3। यहाँ पर जो चौथा स्टेटमेंट है जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजीसी एंड नीति आयोग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि ये जो स्कीम है वो किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय जिसे कहें, शिक्षा मंत्रालय की है, ठीक है। और अगर हम बात करें केंद्र शासित जो संस्कृत विद्यालय हैं या भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS जो ब्रांचेस हैं उनके द्वारा इसे चलाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अदर स्टेटमेंट है सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। 3 स्टेटमेंट इसके यहाँ पे करेक्ट हैं। आगे हम बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। दूसरा एमसीक्यू बात कर रहा है कंसर्निंग द ट्रेडिशनल लैंड ऑफ मेजरमेंट यूनिट बीघा। बीघा को कई सालों से, अगर हम बात करें कई सौ सालों से यूज किया जाता है लैंड को मेजर करने में। प्रेजेंट में भी कहीं ना कहीं इसे प्रैक्टिस किया जाता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो बात कर रहा है बीघा इज कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल लैंड्स इन सेवरल इंडियन स्टेट इंक्लूडिंग असम एंड वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल असम को मिला के कई राज्यों में इसका इस्तेमाल अभी किया जाता है। काफ़ी जनरल स्टेटमेंट लग रही है तो हम इसे करेक्ट मान सकते हैं। दूसरा, द साइज ऑफ 1 बीघा इज यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया एज पर द नेशनल स्टैंडर्ड। तो पूरे अगर हम बात करें भारत में बीघा का आकार राष्ट्रीय मानक के अनुसार है यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, डाउट हो सकता है कि अब अलग अलग राज्य का अलग अलग भी हो सकता है, क्या हो सकता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डाउट कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा, इन असम एंड वेस्ट बंगाल 1 बीघा अप्रॉक्सीमेटली 14,400 स्क्वायर फीट। अब ये अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं पता तो आप यहाँ पे आपको डाउट ही रहेगा। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे, बीघा वाज मोस्टली रिप्लेस्ड बाय द एकर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड इज नो लॉन्गर यूज इन नेपाल एंड बांग्लादेश। तो बीघा को ब्रिटिश रूल के बाद इसको पूरी तरह से हटा दिया गया था और अभी इसे नेपाल बांग्लादेश में भी इसका उपयोग नहीं होता है। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, हो सकता है पहले स्टेटमेंट के बारे में आपको पता हो, बाकी के बारे में ना पता हो, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन से देखें क्या यहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे बन रहे 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 2, 4, 1, 3, 4। तो 2 और 3 के बारे में अगर आपको आइडिया है तभी आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें बात करें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A 1 एंड 3 ओनली। बीघा का उपयोग अभी भी कई जगह पे होता है। और अगर हम बात करें असम में जहाँ पे बात हो रही है, असम और वेस्ट बंगाल में इसकी यूनिट सही है, यहाँ पे 14,400 फीट को ही माना जाता है। अब अगर हम बात करें बीघा का जो स्टैंडर्ड है ना पूरे भारत में एक नहीं है, ये स्टेट स्पेसिफिक है। तो स्टेट अब अलग अलग हिसाब से यहाँ पे अपना मेजर करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। चौथा, अगर हम बात करें नेपाल बांग्लादेश में अभी भी उपयोग में होता है, इसे पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। तो ये जो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। आगे हम बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। टाइगर डे था तो टाइगर डे के संबंध में कुछ एमसीक्यूज बने हैं, है ना। देखिए देखते हैं क्या एमसीक्यूज हैं। पहले एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहा है किसके बारे में, और पहला ऑप्शन बात कर रहा है इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व एनुअली 29 जुलाई। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, अवेयरनेस की जाती है टाइगर कंजर्वेशन के संबंध में ग्लोबली। तो यह स्टेटमेंट काफ़ी जनरल लग रहा है, इसे हम यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, थीम क्या थी टाइगर डे 2025 की? सिक्योरिंग फ्यूचर ऑफ टाइगर विथ इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट।
तो स्थानीय जो आदिवासी लोग हैं उनके सहयोग से बाघों को सुरक्षित करना। पहले अगर आप देखेंगे ना तो पहले जो फॉरेस्ट सेंट्रिक मॉडल हुआ करता था उसमें कम्युनिटी पर इतना जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे लोकल कम्युनिटी को साथ में रख के बात हो रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जनरली करेक्ट लग रहा है। तीसरा, इंडिया होल्ड 75% ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन डिस्पाइट हैविंग ओनली 18% ऑफ ग्लोबल टाइगर हैबिटेट। तो भारत के पास अगर हम बात करें विश्व के 75% बाघ हैं, ये है। अब यहाँ पे आपको पता है तो सही है, नहीं पता तो आप यहाँ पे डाउट में हो सकते हैं। जबकि इसके पास विश्व के कुल बाघों का जो एरिया है उसका 18% है। यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें 2010 के बाद और जब से टाइगर प्रोजेक्ट हालांकि शुरू 1973 के बाद से ही भारत ने लगातार इस दिशा में प्रयास किया। इसके संबंध में ग्लोबल टाइगर फोरम के चाहे संबंध में हो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने के चाहे कार्य आप देखें, और लगभग आप 54 के आसपास नेशन टाइगर रिजर्व भी इस टाइम पे हो गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। अगर नंबर आप बाघ की देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, उसके बाद कर्नाटका में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें लगातार काम हुआ है, और जिसका नतीजा यह है कि अगर हम प्रेजेंट में 3500 के आसपास बाघ भारत में हैं, तो ये संख्या जो बढ़ी है सिर्फ एफर्ट्स की वजह से ही बढ़ी है। फोर्थ स्टेटमेंट है TN2 गोल अडॉप्ट ड्यूरिंग 2010 सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। तो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में 2010 में हुआ था। अगर आपको आइडिया है तो, नहीं भी आइडिया तो आपको यहाँ पे एक फैक्ट मिल जाता है। दूसरा, इसका एम ये था कि हाल द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन बाई 2022। तो 2022 तक में बाघों की जो संख्या है उसको आधा करना। अब आधा करना कि जाहिर सी बात, आधा क्यों किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा, दुगना करने के यहाँ पे लक्ष्य था। 2x2 का मतलब ये था कि जो ग्लोबल टाइगर फोरम है वो 2010 में एक टाइगर लक्ष्य लेता है कि हम 2022 तक जो पूरे विश्व में टाइगर की संख्या है उसकी दुगुना करेंगे, और भारत ने इस लक्ष्य को अचीव भी किया। इस संबंध में यहाँ पे अगर आप देखेंगे करेक्ट आंसर आपको मिलेगा B 1, 2 and 3 ओनली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन आर्मी एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि कंडक्टेड इन ईस्ट इसिम। तो ईस्ट इसिम में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, दिव्य दृष्टि जिसे बोला जा रहा है, उसके संबंध में आपको स्टेटमेंट्स बताने हैं। एक्सरसाइज जो दिव्य दृष्टि है, हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज कंडक्टेड टू टेस्ट एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। तो जो बड़े अगर हम देखें तकनीकी के जो अभ्यास है उसको यहाँ पे कंडक्ट किया गया है, इसका पर्पज़ यही था। दूसरा, द एक्सरसाइज इन्वॉल्व ट्रूप्स फ्रॉम द त्रिशक्ति कॉर्प्स हेडक्वार्टर नियर सिलीगुड़ी। तो यहाँ पे बात हुई त्रिशक्ति जो कॉर्प्स है हेडक्वार्टर है सिलीगुड़ी में, वहाँ से अगर हम बात करें तो सैनिक भी शामिल थे। तीसरा, AI enabled sensor linked with advanced communication system were used in improved situation awareness and decision making। तो जिस तरह से नए वॉरफेयर का युग चल रहा है तो AI और मशीन लर्निंग इन सबको इंक्लूड किया जा रहा है, तो अब मिलिट्री एक्सरसाइज में भी इनका उपयोग यहाँ पे बढ़ा है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है जनरल स्टेटमेंट लग रही है पहला और तीसरा, और यहाँ पे करेक्ट लग रही है। चौथा देखते हैं, द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया टू टेस्ट नेवल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पे काउंटर कर रहा है। अब देखिए, अगर ईस्टर्न सिक्किम में हो रहा है तो सिक्किम की अगर लोकेशन आपको पता है, तो अगर ये भारत का नॉर्थ ईस्ट का मैप है तो ये जो लोकेशन है सिक्किम की है, तो कोस्टल रीजन तो है नहीं है और नेवल एक्सरसाइज भी नहीं है, तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे इलिमिनेट हो जाएगा। तो ये सारे इलिमिनेट हो जाते हैं और 1, 2, 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, A ओनली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे। विद द रेफरेंस ऑफ मेरा गाँव मेरी धरोहर इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मेरे गाँव मेरी धरोहर के संबंध में आपको बताना है। इट इज़ पैन इंडिया इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू कल्चरली मैप ओवर 6.5 लाख विलेज इन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे इसका पर्पज़ क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 6.5 लाख से अधिक गाँवों का क्या करना है, कल्चरली मैपिंग करना, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाना, ये यहाँ पे इनिशिएटिव हो रही है। दूसरा, द MGMD इनिशिएटिव was launched on 27 जुलाई 2023 एज पार्ट ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव 2023 में जब हुआ तो उस दौरान इसे लॉन्च किया गया था। यहाँ पे इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगर आप देखेंगे ये पैन इंडियन इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी सही है बात, और ये जो आंकड़े हैं यह भी यहाँ पे इसके बारे में करेक्ट हैं। तो मेरा गाँव मेरा देश के धरोहर के बारे में आपने यहाँ पे जाना। आगे हम बढ़ेंगे, अगले MCQ की तरफ बात करेंगे। अगला MCQ की बात कर रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में। देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा अगर रूरल और अर्बन दो एरिया में इस स्कीम को चलाया गया, जो जिन लोगों के पास पक्के मकान, उनको पक्के मकान देने के लिए। अब उसके संबंध में आपको स्टेटमेंट्स बताने हैं। पहला, द स्कीम एम टू प्रोवाइड पक्का हाउस विद बेसिक फैसिलिटीज टू ऑल एलिजिबल रूरल फैमिलीज वॉज स्टार्ट इन 1 अप्रैल 2016। तो 2016 में इसको शुरू किया गया। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है PM आवास योजना की, अगर ये करेक्ट है तो। और पक्का मकान देना था तो जनरल स्टेटमेंट लग रही है और प्रोबेबली ये करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो ये अगर हम बात करें तो इसको स्टार्ट कब किया गया था, 1 अप्रैल 2016 में। यह बात यहाँ पे सही है, ठीक है। दूसरा,
द एक्सटेंडेड फेज 2024-29 टारगेट एन एडिशनल 2 करोड़ हाउस इंक्रीज द टोटल टारगेट 4.9 करोड़ बाई 2028-29। तो 2029 तक इसे टारगेट कर दिया गया है और बढ़ा के 2 करोड़ अतिरिक्त घर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, अब ये आपको बताना है यहाँ पे सही है नहीं। तीसरा, बाई द 24 जुलाई 2025 मोर देन 4.5 करोड़ हाउस हैव बीन कंप्लीटेड अंडर द पीएम आवास योजना ग्रामीण। तो आवास योजना ग्रामीण तक 4.5 करोड़ घर बन चुके हैं 24 जुलाई तक। चौथा, द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड एक्सक्लूसिवली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब देखिए, अगर अर्बन एरियाज़ की होती बात तो यहाँ पे अर्बन जो मिनिस्ट्री वो कर सकती थी, लेकिन रूरल एरियाज़ की है तो अर्बन जो मिनिस्ट्री वो क्यों करेगी? तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा जो आंसर, उसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.8 करोड़ के आसपास आवास अभी बन पाए हैं। जो 4.5 करोड़ का जो आंकड़ा था वो गलत है। इसका टारगेट है हमारा 4.5 करोड़ आवास जो रूरल एरियाज़ में, इसलिए अगर आप देखें तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा जो मिनिस्ट्री है इसमें यहाँ पे रूरल एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यहाँ पे काम करेगी, तो ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय काम करेगा। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 ओनली। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, काजीरंगा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व, सबसे पहले लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन है ये असम की लोकेशन, और यहाँ पे आपको काजीरंगा की लोकेशन मिलेगी, और ये 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। 1 हॉर्न राइनो के लिए अभी क्यों चर्चा में है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व हैज द 3rd हाइएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया आफ्टर बांदीपुर कॉर्बेट एज पर द 2023-24 सर्वे। तो बांदीपुर कॉर्बेट के बाद तीसरे स्थान पर है डेंसिटी पर टाइगर की। यह स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, करेक्ट बताना है आपको। दूसरा, द सर्वे एस्टिमेट टाइगर डेंसिटी इन काजीरंगा वाज कंडक्टेड ज्वाइंटली बाय द असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, NTCA एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे NTCA, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट और जो असम की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको यहाँ पे शुरू किया गया है, या इसके द्वारा से यहाँ पे कंडक्ट किया गया, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर इसके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। बहुत असम में अगर हम देखें काजीरंगा है, मानस है, डिब्रू सैखोवा है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, टाइगर के बारे में हमने चीज़ें देखी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर गंगईकोंड चोलपुरम के बारे में। गंगईकोंड चोलपुरम रीजन एट द आदि थिरुवल्लुर फेस्टिवल, तो उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट्स है। थिरुविझा है, थिरुविझा। राजेंद्र चोला प्रथम फर्स्ट जो है मेड गंगईकोंड चोलपुरम द कैपिटल ऑफ चोला एम्पायर एंड द सिटी रिमेन एन इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इन साउथ इंडिया फॉर अबाउट 2050 ईयर्स। तो 250 सालों तक अगर आप देखें गंगईकोंड चोलपुरम कैपिटल रही है, राजेंद्र चोल के टाइम पर थी। अब चोल वंश के बारे में हमने कल ही देखा था, चोला डायनेस्टी जिसको इस्टेब्लिश किया गया था विजयालय द्वारा, और बाद में राजराज चोल, राजेंद्र चोल द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया। साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया और सुमात्रा आइलैंड तक इसका एक्सपेंशन हुआ, और नेवल इनकी बहुत स्ट्रांग थी, जिससे संबंध में मोदी जी ने भी इनके बारे में इनको याद किया है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है, इवन टुडे द रीजन हैज़ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग गुड्स रोड, वाटर सप्लाई एंड टूरिज्म फैसिलिटेट। तो अगर हम बात करें तो क्षेत्र में आज भी पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें अच्छी सड़कें, जलापूर्ति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। पहले के ज़माने में जो चोल काल में जिसे कैपिटल माना जाता था, वो प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हालत यहाँ काफ़ी ख़राब खस्ता हालत है, और ये कहीं ना कहीं चैलेंज है हमारे लिए कि हमारे जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उतनी बेहतर तरीके से उनका रखरखाव नहीं हो पा रहा है। तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। आज की जो डिस्कशन उसमें बहुत एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर इस तरह से डिस्कशन चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, और बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए।